1/4 करेंगे तो वी नो दैट डिवीजन की फर्दर डिवीजन जो है वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड का 16 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि होगा 64 किलोमीटर पर आवर। तो इट्स मीन डी पार्ट करेक्ट है। ये एप्पल है, ये डाउनवर्ड फॉल हो रहा है और डाउनवर्ड जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो वेट है और अपवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई हो रही है और रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू भी बता दी गई है जो कि है 0.6 न्यूटन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिक्स के टॉपिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हम करने जा रहे हैं 2015 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? मास। तो वी नो दैट फर्स्ट ए मास ही स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मास में हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। MCQs 2 है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ स्टोन, the stone is lowered into a measuring cylinder partly filled with water। तो measuring cylinder में हमने जो है एक स्टोन को रख दिया है जो कि partially filled है with water। Which statement is correct? The difference between the reading gives the density of the stone। क्या ये जो डिफरेंस आएगा मेजरमेंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ये हमें डेंसिटी बताएगा? नो, मेजरिंग सिलेंडर वॉल्यूम मेजर करता है, तो ये जो रीडिंग्स का डिफरेंस आएगा ये एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ स्टोन होगा। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। सेकंड बी ऑप्शन, द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। यस, ये वॉल्यूम ही बताएगा स्टोन का, तो बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डायग्राम शोज अ माइक्रोमीटर स्केल, व्हिच रीडिंग इज शोन। यहाँ पर हमने रीडिंग फाइंड करनी है, तो ये 5 है, यहाँ पर ये 6 हो गया है, ये 7 है और ये 7.5 है। तो यहाँ पर रीडिंग जो शो हो रही है वो 7.5 है मेन स्केल पर। इस मेन स्केल के रीडिंग में ऐड कर देंगे हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग को। सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो है वो है 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमारे पास है 0.14। ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.64। तो जो करेक्ट रीडिंग है, टोटल रीडिंग वो 7.64 है, यानी कि डी पार्ट करेक्ट है। MCQs नंबर 4 देखते हैं। A lorry takes 15 minutes to travel along the path PQRS. What is the average speed of the lorry? एवरेज स्पीड हमने लॉरी की फाइंड करनी है, तो we know that एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में है। हमारे पास डिस्टेंस तो किलोमीटर में ही बताया गया है, लेकिन टाइम मिनट्स में बताया गया, तो मैं पहले टाइम्स को आवर में कन्वर्ट कर लूंगा। तो टाइम हमारे पास है 15 मिनट्स, तो 15 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आवर्स में, जो कि होगा 1/4 आवर्स। ये हमारे पास टाइम आ गया है। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। टोटल डिस्टेंस पहले फाइंड करते हैं। टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो पहले ये 8 किलोमीटर है, फिर 3 11 किलोमीटर हो गया है और फिर 5 यानी कि टोटल जो है 16 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 16 किलोमीटर है और टाइम जो है वो 1/4 आवर्स है। तो 1/4 करेंगे तो वी नो दैट डिवीजन की फर्दर डिवीजन जो है वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड का 16 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि होगा 64 किलोमीटर पर आवर। तो इट्स मीन डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एन एप्पल ऑफ मास 0.15 kg एंड वेट 1.5 न्यूटन फॉल्स फ्रॉम अ ट्री। At one point during its fall, the air resistance on the apple is 0.6 Newton upward. What is the acceleration of the apple at this point? Acceleration हमें फाइंड करना है एप्पल का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्पल पर जो नेट फोर्स है वो कितनी अप्लाई हो रही है। ओके, ये एप्पल है, ये डाउनवर्ड फॉल हो रहा है और डाउनवर्ड जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो वेट है और वेट उसने बता दिया है वो है 1.5 न्यूटन। तो यहाँ पर 1.5 लिख देता हूँ और अपवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई हो रही है और रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू भी बता दी गई है जो कि है 0.6 न्यूटन। अब हमने पहले तो ये फाइंड करना है कि इस पर नेट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए मैं इन दोनों को
माइनस कर लूंगा, यानी कि वेट 1.5 जो कि डाउनवर्ड है उसमें से माइनस करेंगे अपवर्ड फोर्स 0.6, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.9 न्यूटन। तो नेट फोर्स जो है इस वक्त एप्पल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0.9 न्यूटन अप्लाई हो रही है। अब इस फोर्स की वजह से हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो वी नो दैट F इज इक्वल टू होता है ma, फोर्स हमारे पास है 0.9, मैस इस एप्पल का वो है 0.15 और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.9 डिवाइडेड बाय 0.15 और एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQ 6 देखते हैं। At time t1 a stone is dropped from a stationary balloon. The stone reaches terminal velocity at time t2. Which row gives the acceleration of the stone at the time t1 and at the time of t2? पहले उसका एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और जैसे ही वो टर्मिनल वेलोसिटी पर रीच करेगा तो वी नो दैट टर्मिनल वेलोसिटी पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो मीन एक्सेलरेशन 0 होता है, तो टर्मिनल वेलोसिटी पर जो टर्मिनल एक्सेलरेशन है वो 0 होगा। तो ऑप्शंस को देखते हैं। एक्सेलरेशन एट t1 पर एक्सेलरेशन 10 है, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, ये t1 है और ये t2 है टर्मिनल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन 10 और t2 एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा, तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQ 7 देखते हैं। 4 of the gravitational forces that act between bodies in a solar system are described below. P, the force of the moon due to the earth. Q, the force of the earth due to the sun. R, the force of the earth due to the moon. S, the force of the moon due to the sun. Which two forces are the Newton's third law? पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन। तो हमने देखना है एक्शन एंड रिएक्शन कौन सी फोर्स है। देखते हैं फर्स्ट फोर्स, द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू द अर्थ। मून पर फोर्स अर्थ की वजह से जो अप्लाई हो रही है, अगर अर्थ पर फोर्स मून की वजह से अप्लाई होगी तो इसकी रिएक्शन फोर्स होगी। तो हम देखते हैं क्या द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द मून है ऑप्शन, द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द मून, यस आर ऑप्शन है। तो इट्स मीन पी एंड आर जो है ये एक दूसरे की एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस है, तो P एंड R का पेयर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि B पार्ट करेक्ट है। MCQ 8 देखते हैं। The diagram represents the moon in its orbit around the earth. Which arrow represents the direction of the resultant force acting on the moon at the instant shown? तो वी नो दैट मून जो है वो अर्थ का अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इट्स मीन अगर उसकी कांस्टेंट स्पीड है तो सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा और नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, और वो सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए हमें पता है कि नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होती है टुवर्ड्स सेंटर। इट्स मीन उस पर सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो सेंटर में मूव कर रहा है, तो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स ए डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो मीन ए डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है मून पर, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ स्टूडेंट प्रोड्यूसेस सम रिवीजन नोट्स ऑन ग्रेविटी, मास एंड वेट। Which statement is not correct? Not correct statement हमने देखनी है। फर्स्ट है a gravitational field is a region in which mass experience a gravitational force. Yes, gravitational field उसी रीजन को कहते हैं जहां पर किसी मास पर फोर्स अप्लाई होती है। बी ऑप्शन है gravitational field strength has the unit of Newton per kg. Yes, gravitational field strength का यूनिट न्यूटन पर kg ही होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी ऑप्शन देखते हैं। मैस इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। यस, तो मैस में अमाउंट ऑफ मैटर ही फाइंड करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डी ऑप्शन देखते हैं। मैस इज इक्वल टू द वेट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। नो, मैस इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसने ये कहा है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है, बल्कि जो वेट है वो इज इक्वल टू होता है मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन उसने हमें ऊपर वाली स्टेटमेंट बताई है, तो इट्स मींस डी स्टेटमेंट रॉन्ग है। MCQ 10 देखते हैं। टू सिलेंडर P and Q are made of copper. Okay, the height of P is twice the height of Q. Okay, the diameter of the P is half the diameter of Q. Okay, which statement is correct? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? A option है। The density of the cylinder P is 4 times that of cylinder Q.
तो क्या P की डेंसिटी 4 टाइम्स Q से होगी? नो, दोनों ही कॉपर से मिलकर बनी है। तो अगर दोनों मटेरियल जो है वो कॉपर के हैं, इट्स मीन जो डेंसिटी है वो दोनों की सेम होगी, क्योंकि डेंसिटी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, शेप पर डिपेंड नहीं करती। तो दोनों कॉपर्स के मटेरियल, इट्स मीन दोनों की डेंसिटी सेम होगी, चेंज नहीं होगी। द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर P इज ट्वाइस दैट ऑफ सिलेंडर ऑफ Q। नो, डेंसिटी तो सेम है। द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर P इज इक्वल टू दैट ऑफ सिलेंडर Q। यस, दोनों की डेंसिटी सेम है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आज के लेक्चर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप हमसे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, अपना बहुत रखिएगा। खुदा हाफिज।